सबसे पहले तो राजीव जेटली साहब आपके पास में आना चाहूंगा। लगभग अब तय नजर आ रहा है, एक तरह से फॉर्मेलिटी, तमाम लोग ये कह रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, लेकिन क्या लक्ष्य 2024 था इसीलिए उनके नाम का प्रस्ताव सामने आया? लक्ष्य 2024 नहीं। आप ये देखिए, सब राजनीतिक पार्टियां पिछले 5 सालों से 8 सालों से जिन नारों को लगाकर आती आई हैं, इनके जिस तरीके के वर्जन आ रहे थे, आज इनको अपने वर्जन से ही पीछे हटना पड़ रहा है। ये दलित की बात करते थे, पिछड़े की बात करते थे, ट्राइबल्स की बात करते थे, और आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर तो उन्होंने आग लगाई थी जाट एजिटेशन के नाम पर, और ये जाटों की बात करते थे। आज इन्हें कहीं पर भी ऐसा मौका नहीं मिल रहा, और मुझे लगता है बोल भी नहीं पा रहे हैं। और इनकी जो प्रॉब्लम है ना, उनको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ममता दीदी जो है वो क्या जवाब देगी अपने ही प्रदेश की जनता को, अपने आसपास के राज्यों को? कांग्रेस पार्टी क्या जवाब देगी? कांग्रेस पार्टी ने जब कैंडिडेट खड़ा करा, मुझे लगता है कि एक द्रौपदी मुर्मू जी के जब खड़े होने के बाद एक सम्मानजनक तरीके से अगर अपनी जगह बनानी थी, तो मुझे लगता है कि शायद इन्हें अपने कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करना चाहिए था। ममता दीदी को भी समझा लेना चाहिए था कि भाई, ये इतना अच्छा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो चयन किया है, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अगर हम जवाब देंगे तो हम अपनी ही बात में उलझ जाएंगे, हम कल को जवाब नहीं दे पाएंगे। तो 2024 की जो बात आप मुझसे कर रहे हैं ना, मुझे लगता है वो आपको दीदी से, प्रवक्ता से और कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहिए कि अब आपकी आगे की रणनीति क्या होने वाली है। जिन नारों के साथ आप चलते थे, वो नारे भी आपके फीके पड़ने शुरू हो गए। देश की जनता देख रही है कितनी चुनौतियों के साथ लड़कर एक महिला जो बिल्कुल दूर दराज के इलाकों से आती हैं, उस महिला को चुनाव करके उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना, ठीक है, और एक किसान परिवार से आने वाले जाट समाज से धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना, क्या ये कांग्रेस पार्टी को, दीदी को पसंद नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए अब आपने सवाल किया तो जरा जवाब ले लेते हैं। अखिलेश जी, आप सबसे वरिष्ठ हैं, मुझे सबसे पहले आपके पास आना चाहिए था, लेकिन चूंकि द्रौपदी मुर्मू जी जो है एनडीए की कैंडिडेट है, इसलिए मैं पहले राजीव जेटली जी के पास किया। देखिए, उन्होंने आपसे उल्टा सवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक द्रौपदी मुर्मू के रूप में प्रधानमंत्री जी ने उनका नाम का चयन करके दिया कि आपके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, वो तो जब भी मोदी जी का नाम आता आप लोगों के पास एक मास्टर स्ट्रोक है। कोई बात नहीं, आप लोग अपना दिन भर में मास्टर स्ट्रोक लगाया करिए। ये जो जेटली साहब हैं ना, और ये जो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का इतना जिक्र कर रहे हैं, इस प्रत्याशी बनने के पहले इनको भी उनका नाम का भी नहीं पता होगा, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद एक रबर स्टैंप चाहिए होता हर चीज के लिए। आप याद करिए पंकज जी, हमारे मोदी जी के पहले जितने भी राष्ट्रपति चुनाव लड़े हैं या चुने गए हैं, वो हिंदुस्तान भर में नॉन फिगर हुआ करते थे। उनके योगदान को देश जानता था, उनको परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती थी, पूरा देश जानता था। आज जसवंत सिन्हा जी को पूरा देश जानता है, इसके पहले भी जो लड़े थे पूरा देश अच्छी वक्त जानता है। जो राष्ट्रपति हुए वो नॉन पॉलिटिशियन से या किसी अपने फील्ड के ऐसे विख्यात लोग थे। चलिए, आपने अपने आप को करेक्ट कर लिया, आपने सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं और नॉन लोगों का भी नाम ले लिया। अखिलेश जी, चलिए, आपने अपने आप को जल्दी से करेक्ट कर लिया। आपने कहा नॉन पॉलिटिशियंस, फिर आपने अपने आप को करेक्ट किया, और फिर आपने कहा नॉन लोग। चलिए, आप नहीं मानते कि सिर्फ पॉलिटिशियंस बोलने तो दीजिए। करेक्ट नहीं किया भैया, आपको लगता है करेक्ट किया? अरे आप सिर्फ पहले सिर्फ नॉन पॉलिटिशियंस का जिक्र कर रहे थे, क्या सिर्फ वही राष्ट्रपति बनेंगे? ये कहां लिखा है? हाँ, तो नॉन पॉलिटिशियन, मैंने कहा कि अपने अपने फील्ड में जितने भी लोग थे उनके योगदान बाद में बोला जानता है। अब मैंने शुरुआत इसी से की थी जनाब, मुझे आप लोग तो क्या नहीं है। आऊंगा मैं, जेटली साहब आऊंगा, जरा इनको बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, वरिष्ठ हैं, उनको अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। अपने आप को करेक्ट भी कर लेते हैं। ठीक है सर, बोलिए सर, की बात भी पढ़ लेते हैं आप। बोलिए सर, थोड़ा बोल लेने दिया करिए। बोलिए, आप ही को मौका दे रहा हूं। इसके पहले भी आदरणीय जो राष्ट्रपति महोदय हैं, वो जब राष्ट्रपति चुने ये हुआ कि पिछड़े वर्ग से, दलित वर्ग से आए हैं। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में दलितों पे बड़े अत्याचार हुए, कभी कोई आवाज सुनाई दी उनकी? जिस नाते से उनकी तारीफ होती थी कि दलित वर्ग को दिया गया, हालांकि इसके पहले भी दलित वर्ग से राष्ट्रपति इस देश में हो चुके हैं, कभी कोई उनका योगदान दिखा जिसके कारण, जिसकी काबिलियत बताई जाती थी? आज मुर्मू जी को ला रहे हैं, अब बता रहे हैं कि आदिवासी, और आप वनवासी एक्ट को डिफ्यूज कर रहे हो। आप जो 2006 का वन अधिकार अधिनियम है उसे आप खत्म कर रहे हो।
उसे आप खत्म कर रहे हो और बता रहे हो कि हम वनवासी आदिवासी ला रहे हैं, और ये जनाब खिसियानी हंसी हंस रहे हैं क्योंकि इसका जवाब नहीं है उनके पास। आज ही मोदी जी ऑल पार्टी मीट में नहीं आए थे। ऑल पार्टी मीट होती है, कितनी इंपॉर्टेंस चीज होती है, लेकिन उन्हें इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस की कोई अहमियत ही नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में। तो उसी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राष्ट्रपति। अखिलेश जी, आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली हो तो जरा मैं एक बार जवाब ले लेता हूं राजीव जेटली जी के, फिर बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। राजीव जेटली जी, बड़ी देर से आप इशारा कर रहे हैं, जरा अपना जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं दो बातें बोलूंगा। पहली बात तो मैं आग्रह करूंगा, देखिए मेरा तो अधिकार नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी अपने प्रवक्ता निर्धारित करती होगी, लेकिन आज अपना सम्मान नहीं, उन्होंने सीधा सीधा आपसे सवाल किया राजीव जी कि इससे पहले आपको आदिवासी का ख्याल नहीं आया, ये उन्होंने सीधा सवाल कर दिया आपसे। मैं पंकज भाई थोड़ा सा पहले मैं एक मिनट थोड़ी सी एक बात छोटी सी रखना चाहता हूँ। आज अखिलेश जी का सम्मान सवाल किया, अब जरा सुन लीजिए अखिलेश जी, प्लीज जरा सुन लीजिए। अधिनियम को क्यों डिफंक कर रहे हैं? ठीक है सर, अब जरा सुन लीजिए राजीव जी। मैं कह रहा हूं, आप आदिवासी की बात करते हैं तो आप उनके अधिकारों का अधिनियम 2006 को क्यों खत्म करने में? ठीक है सर, अखिलेश जी अब जरा दूसरों को भी सुन लीजिए ना, आप जवाब ले लीजिए, आपने सवाल उठा दिए, अब जरा प्लीज सुन लीजिए। राजीव जी जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं केवल आज शायद कांग्रेस को ऐसी डिबेट में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए था, कम से कम अपनी इज्जत बची रहती, क्योंकि मैं एक देश की आदिवासी महिला के चुनाव के ऊपर जो देश के प्रधानमंत्री ने किया है कि वो एनडीए की प्रत्याशी होंगी, उनके ऊपर उंगली उठाने वाला हूं। मैं उनके ऊपर उंगली उठाने वाला हूं जिनकी बात हम हरियाणा में आग लगा करके करते थे। अब मैं आपसे बोलता हूं, इन्होंने कहा कोई नॉन फेस नहीं है। अरे वो बेचारा जो उड़ीसा के अंदर पिछड़े इलाकों में रहता है, वो कब बनेगा नॉन फेस? वो आंध्र प्रदेश की देश के जंगलों में रहने वाला कब बनेगा नॉन फेस? वो पश्चिम बंगाल के दूर दराज के इलाकों में रहने वाला कब बनेगा वो नॉन फेस? अरे नॉन फेस आप ही बने रहेंगे क्या? यही परिवार और 4-5 परिवार के आसपास घूमने वाले लोग, यही राष्ट्रपति, यही प्रधानमंत्री, यही गृह मंत्री, यही मुख्यमंत्री, यही कब तक प्रक्रिया चलती रहेगी? कब क्यों नहीं लेके आएंगे हम उन लोगों को जो नॉन फेस नहीं है? हम तो कहते हैं वही लोग आगे आने चाहिए। भाई कब तक कब्जा होगा इन लोगों का? ये देश में जो अपना अधिकार रखते हैं, देश में जिन्होंने सेवा करके दिखाई है, चुनौतियों से लड़के दिखाई है, और क्या जानते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में? क्या जानते हैं बताइए? द्रौपदी मुर्मू जी के परिवार के बारे में जानेंगे तो आपके पैरों नीचे जमीन निकल जाएगी, आंखों में से आंसू निकल जाएंगे। और आप कह रहे हैं वो नॉन फेस नहीं है, और आपके दूसरे अलायंस पार्टनर कहते हैं कि हमें मूर्ति नहीं चाहिए। मतलब ये आप बेइज्जती कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।